हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर जो है सेकंड ईयर के लिए उसका दूसरा भाग लेके आया हूं। एक भाग मैंने इसका पहले कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो में हम दूसरे भाग में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और हीट ट्रीटमेंट और फ्रिक्शन इन चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक पार्ट और रह जाता है, वो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट था उसमें हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो अब कंटिन्यूटी में ही हम 17 नंबर डाल के मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। 16 तक हमने क्या पार्ट 1 में कर लिया था। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है सभी। पहला क्या कहता है, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच अनुपात को क्या कहते हैं। सीमांत घर्षण तथा इसको एफ कहते हैं तथा अभिलंब प्रतिक्रिया इसको आर कहते हैं। ओके के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, घर्षण गुणांक, और सी है इसका स्नेहक, और डी है स्लाइडिंग कोण कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल या कोण। तो सीमांत घर्षण एफ और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात, यानी एफ डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू कार्ड। इसको हम क्या कहेंगे, किसके इक्वल होता है ये, घर्षण के घर्षण गुणांक स्नेहक या स्लाइडिंग एंगल के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, घर्षण गुणांक के, घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से। किससे, म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाई आर। एफ यहाँ पे क्या है, सीमांत घर्षण, और डिवाइड बाई आर यहाँ पे क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया जो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये था नंबर 17 यानी इस वीडियो का पहला, और कंटिन्यूटी में 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ईयर लिख लो, ठीक है। नंबर 18 नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर। एक 300 kg का पिंड धरातल पर चलने के लिए तैयार है, तो लगाया गया बल क्या होगा यदि म्यू इज इक्वल टू 0.12 हो। एक 300 kg का पिंड धरातल पर चलने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, उसको कितने बल लगेगा यदि म्यू इज इक्वल टू कितना है, 0.12 हो। एक धरातल पर जो है एक पिंड है 300 kg का, वो चलने के लिए तैयार है, तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा यदि म्यू इज इक्वल टू पॉइंट ये हो। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हल करेंगे इसको। मेथड फार्मूला के द्वारा बताऊंगा मैं आपको। 48 kg, और नेक्स्ट है 12 kg, 25 kg और 36 kg। ओके, तो किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर, यानी जो म्यू इसमें दिया हुआ है 0.12 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर। एफ ये पूछ रहा है बल कितना है, तो एफ हमें निकालना है, डिवाइड बाई आर कितना दिया हुआ है, अभिलंब प्रतिक्रिया 300। ठीक है, तो 0.12 में ये इज इक्वल टू एफ, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 2 के बाद है तो डिवाइड बाई 100 कर दो। दशमलव हमने क्या है, डेसिमल हमने क्या है, इसको खत्म कर दिया, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, बार आती है 36। तो जहां भी, और यहाँ पे देखिए ये इसकी कोई भी वो नहीं थी, क्या इसकी कोई इकाई नहीं थी, और 300 की क्या थी, 300 kg लिख रखा नहीं इसने 300 kg, तो ये आ गया 36 किलोग्राम जो है आंसर। kg इसकी लगेगी, इसकी इकाई यूनिट। ओके, क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाय दिस फार्मूला हमें घर्षण गुणांक वाला फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेना है। तो आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं है। इस टाइप का एक सम जरूर आएगा। नेक्स्ट देखिए 19, तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी
विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है घटना, बी है बढ़ना, सी है समान रहना, डी है कोई नहीं। तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी। अगर तापमान घट रहा है तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो घटेगी, घटना। ओके, नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तापमान विस्कोसिटी वाला। नंबर 20 है घर्षण और ऊष्मा को कम करने के लिए मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? घर्षण और कम करने के लिए मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है इसके लोहा चूर्ण, फाइल, बीयरिंग या स्नेहक। लोहा चूर्ण, फाइल, बीयरिंग या स्नेहक। किसका करते हैं भाई? कोई भी मशीन है उसमें हम घर्षण को कम करने के लिए और ऊष्मा को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोहा चूर्ण का, फाइल का, बीयरिंग का या स्नेहक का? तो किसका करते हैं? स्नेहक। स्नेहक मीन्स क्या हो गया? लुब्रिकेंट। ठीक है ना, लुब्रिकेंट, स्नेहक। ओके, तो इसके द्वारा अगर हम क्या करेंगे, स्नेहक या लुब्रिकेंट डालेंगे तो उसमें क्या है, घर्षण कम हो जाएगा, उसमें भी उत्पन्न नहीं होगी, इतनी गर्म नहीं होगा पार्ट, और साथ में क्या है उसमें जो नॉइज होती है, आवाज होती है, शोर शराबा होता है, वह भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 21, ठोस टाइप स्नेहक कौन सा है? ठोस टाइप स्नेहक कौन सा है? ऑप्शन देखिए इसके है वनस्पति तेल, ग्रीस, वनस्पति तेल, ग्रीस या माइका या उपरोक्त सभी। तो ठोस टाइप जो है उसका स्नेहक इसमें से कौन सा है, आप बताइए? वनस्पति तेल, ग्रीस या माइका या उपरोक्त सभी? अगर बात स्नेहक की करें तब तो ये सभी, उपरोक्त सभी। लेकिन बात अगर ठोस टाइप की करें तो सभी नहीं है, सिर्फ कौन सा है? माइका। माइका कौन सा आ गया? ठोस टाइप। और वनस्पति तेल, तेल है ना, तो ये कौन सा आ गया? द्रव टाइप। ठीक है, और ये जो बच गया ये कौन सा होता है? द्रव और ठोस के बीच में होता है, यानी अर्ध ठोस। तो ये आप ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दिया। क्लियर? ये अर्ध ठोस होता है। नंबर 22 देखिए क्या है। 22, ताप उपचार द्वारा भंगुरता घटाने की विधि को क्या कहते हैं? ताप उपचार द्वारा भंगुरता को घटाने की विधि को कहते हैं। ठीक है, एनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। क्या होता है, जो हीट ट्रीटमेंट होती है, ऊष्मा उपचार जो होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो धातु भंगुर हो रही है उसकी भंगुरता जो उसको घटाते हैं। तो किस विधि के द्वारा हम घटाते हैं वो हमें बताना है। एनीलिंग के द्वारा, टेम्परिंग, हार्डनिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो कौन सी होती है वो? टेम्परिंग विधि के द्वारा हम
किसी भी धातु को भंगुरता को हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसको घटा देते हैं ताकि वह कम भंगुर हो, उसकी ब्रिटलनेस जो है कम हो, टफनेस जो है बढ़ जाती है। इससे क्या है, टफनेस बढ़ जाती है, वो भंगुर नहीं होती, टफ हो जाती है वो। ठीक है, तो ये था टेम्परिंग इसका आंसर। नंबर 23 देखिए क्या है। स्टील की कठोरता को कम करने के लिए स्टील की कठोरता को कम करके, स्टील की कठोरता को कम करके नरम बनाने की क्रिया, वेरी गुड, नरम बनाने की क्रिया को कहते हैं। स्टील की कठोरता को स्टील की कठोरता को कम करके, कठोरता को उसको कम कर लेंगे और उसे नरम बना देंगे, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या डाले हैं इसमें इसके ऑप्शन है हार्डनिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। हार्डनिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। क्या होता है, किस विधि के द्वारा होता है, तो ये सबसे फर्स्ट विधि होती है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, स्टील की कठोरता को कम कर लेंगे और उसे नरम कर देंगे, तो उस किस विधि में होता है, वो एनीलिंग में होता है। क्लियर, दोनों याद होगी ना, टेम्परिंग में क्या होता है, एनीलिंग में क्या होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 24 है। 24, किस विधि में धातु गर्म करने के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। किस में आती है भाई बताइए, हार्डनिंग में या फिर हार्डनिंग के बाद है कार्बुराइजिंग में या फिर नॉर्मलाइजिंग में या फिर साइडनिंग में। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम धातु को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके बाद क्या है, वह अपनी पहली वाली अवस्था जो है सामान्य अवस्था में फिर से आ जाती है। तो वो कौन सी विधि में होती है, वो होती है नॉर्मलाइजिंग। नाम से पता चल रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मलाइजिंग अवस्था में जो है वह सामान्य अवस्था में आ जाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग विधि में। ओके, नंबर 25 बढ़िया क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना आप। सिंगल हीटिंग तथा डबल हीटिंग किस प्रकार की विधियां हैं। सिंगल तथा डबल हीटिंग किस प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, किस प्रकार के, देखो केस हार्डनिंग, ऑप्शन है केस हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग या फिर टेम्परिंग या फिर एनीलिंग। ठीक है, तो किस प्रकार की विधि है सिंगल और डबल हीटिंग, इनमें से केस हार्डनिंग, इंडक्शन या टेम्परिंग। तो टेम्परिंग प्रकार के, टेम्परिंग में ये दोनों विधि आ जाती है, सिंगल हीटिंग तथा डबल हीटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर, इनकी डिटेल अगर डीपली आपको पढ़ना है ना इनका, तो मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की, उसके पार्ट मैंने बनाए मेरे हिसाब से तीन पार्ट वीडियो की है, 2 पार्ट उसमें अलग से ऑप्शन टाइप है, तो वहां से भी आप जाके अच्छी तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं।
आगे है नंबर 26, -2 -9 -2 इकाई को किस चतुर्थांश में रखा गया है? चतुर्थांश में प्लॉट किया गया है, रखा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसमें है भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ये ग्राफ वाले चैप्टर से हैं, आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन इसके लिए हैं ग्राफ वाले के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये किस में आ जाते हैं? थर्ड में आ जाते हैं। कैसे आते हैं आप सभी को पता ही है। जैसे ये होता है, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें ये x प्लस होता है, इसमें x माइनस होता है, इसमें ये y प्लस होता है, इसमें ये y माइनस होता है। तो पहले में क्या है? प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस नहीं है। दूसरे में क्या होता है? माइनस प्लस। पहले x की वैल्यू रखी जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो x यहाँ पे क्या है? माइनस है ना। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस किस में आ गई? थर्ड में आ गई। ठीक है। इसी तरह इसमें x क्या है? प्लस, y क्या है? माइनस। तो पहले x और बाद में y की वैल्यू रख के देख लो, आपको तीनों चारों ही क्लियर हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। देख लो, दोनों प्लस है तो फर्स्ट, दोनों माइनस है तो थर्ड, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो फोर्थ, और माइनस प्लस है तो सेकंड। लेकिन याद रखें, x की वैल्यू पहले आएगी, y की दूसरे नंबर पे। तो ये था 26, 27 है। ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर पर ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, क्षैतिज रेखा, x एक्सिस, y एक्सिस, या कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, ग्राफ में ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? ये वाली, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ी होती है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ठीक है ना। तो ये कौन सा एक्स हो गया? ये तो हो गया एक्स एक्सिस, और ये कौन सा होता है? वाई एक्सिस। तो ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल की, तो वो कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। ओके, ये आप ध्यान रख लेना। और जहां पे भी ये मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट, यानी ओ, मूल बिंदु जिसको कहते हैं। ठीक है। नंबर 28 क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पुर्जे को बनाने में कुल मिलाकर कितना खर्च आएगा? इस गणना को क्या कहते हैं? एक पुर्जे को बनाने में कुल कितना खर्च आएगा, इस गणना को क्या कहते हैं? हम मान लो कोई भी कार्य करते हैं, मान लो हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हम उससे में क्या है, पहले गणना करते हैं कि कितने रुपए तो लगेंगे इसमें, हमें वो तो पता होना चाहिए हमारे पास उतना पैसा है या नहीं है। प्लस माइनस 5-10% चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक गणना होती है कि हाँ इतने पैसे हैं तो ये काम हम शुरू कर सकते हैं, तो ये चीज हमारी बन सकती है ना, तो वो चीज होनी जरूरी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन क्या है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या फिर अनुमान, या फिर लागत। क्या कहते हैं? तो हम क्या लगाते हैं, वो एक अनुमान लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस्टिमेटिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग। और ये क्या होती है? कॉस्टिंग। ये जो एक्चुअल वैल्यू लगती है, हमने जितनी मान के चली है, मान लो हमने 9,000 रुपये मान के चले, 9,000 रुपये लगेंगे, लेकिन पूरे लगे वो 9253 रुपये, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू जो लगी वो लागत है, और मान के चले तो वो एस्टिमेटिंग यानी अनुमान है। ओके, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। अनुमान और लागत वाले चैप्टर से हैं, तो एस्टिमेट या फिर इसको हम क्या कहते हैं?
अनुमान। ओके, अब है लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 28 था वो। किसी जॉब पर सीधे तौर पर लगाई गई लेबर को क्या कहते हैं? किसी जॉब पर सीधे तौर पर लगाई लेबर को कहते हैं, सीधे तौर पर लगाई लेबर को कहते हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर या कारीगर या उपरोक्त सभी। क्या है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन चल रही है, कोई भी कार्य चल रहा है, कोई जॉब बन रही है, कोई मशीन पे काम हो रहा है, उसके लिए हम लेबर को लेके जाते हैं। तो लेबर दो तरह की होती है, एक तो होती है सीधे तौर पर लगाई जाती है, तो वो कौन सी है हमें ये बताना है। सीधे तौर पे हम जो लेबर को लगाएंगे वो कौन सी होती है? डायरेक्ट। ओके, तो जो किसी भी जॉब पे हम अगर लेबर को सीधे तौर पे लगाते हैं उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट। और जो सीधे तौर पे नहीं है उसको इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर हो गई ये। नेक्स्ट देखिए, बल गुणा में दूरी, ये फार्मूला है, ये किसके लिए है? ऊर्जा, शक्ति या कार्य या उपरोक्त सभी। किसके लिए है? बल गुणा में दूरी, ये किसके लिए होता है? कार्य के लिए, वर्क के लिए। तो वर्क बराबर क्या होता है? बल गुणा में दूरी। ये एक और इसका क्वेश्चन था। तो अब 30 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो प्रॉफिट लॉस और ब्याज वाला जो इंटरेस्ट एंड सीआई वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, उन पे जितने भी सम रहते हैं वो बना के लेके आऊँगा, वो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा उनमें किस तरह के सम आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।